हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और जो हम आज पढ़ेंगे वो लूसेंट की कंप्लीट सीरीज़ में ये टॉपिक नंबर हमारा 17 होगा, जो कि लूसेंट से हम पढ़ रहे हैं। इसमें हम भारत के यवन राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी भारत के यवन राज्य रहे हैं, चाहे वो हम हिंद यूनानी की बात कर लें, चाहे शक की बात कर लें, चाहे पल्लव की बात कर लें और चाहे कुषाण की, हम इन सभी के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए हम क्या करते हैं, भारत के यवन राज्य को हम पढ़ते हैं। तो भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम हिंद यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण। तो अगर हम बात करते हैं कि भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का अगर हम क्रम देखते हैं तो उसमें सबसे पहले अगर विदेशी आक्रमणकारियों में भारत में कोई आया था पहले तो वो कौन था, हिंद यूनानी। उसके बाद शक, फिर पल्लव और उसके बाद कुषाण आए। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। तो सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी जो थे एंटियोकस प्रथम ने क्या किया था, अक्षुण्ण बनाए रखा था, मतलब टूटने नहीं दिया था। एंटियोकस द्वितीय जो तो अगर हम एंटियोकस द्वितीय के समय के शासनकाल के बारे में देखते हैं तो जहाँ पे एंटियोकस प्रथम ने अपने मतलब अपना जो साम्राज्य था उसको संभाल के रखा था। एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में क्या होता है, विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत थे वो क्या हो गए थे, स्वतंत्र हो गए थे। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोट्स प्रथम ने किया। तो बैक्ट्रिया के जो विद्रोह का नेतृत्व था वो किसने किया था, डियोडोट्स प्रथम ने किया था। बैक्ट्रिया पर डियोडोट्स प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। डियोडोट्स द्वितीय, यूथिडेमस, डेमेट्रियस, मिनांडर, यूक्रेटाइड्स, एंटी ऑल्कीडस तथा हर्मिक्स। फ्रेंड्स, ये इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये जानना इंपॉर्टेंट है कि अगर हम हिंद यूनानी के बारे में पढ़ें, क्योंकि हमें पता है कि सबसे पहला आक्रमण किसका हुआ था, हिंद यूनानी का हुआ था। तो हिंद यूनानी में अगर हम बात करते हैं तो एक डेमेट्रियस इंपॉर्टेंट नेम रहता है और दूसरा एक मिनांडर। तो अगर हम बात करते हैं, अब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, तो अगर हम देखें तो भारत पर सबसे पहला आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया था। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसने शाकल को अपनी राजधानी बनाई। इसे ही हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी कहा गया है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर, तो ये लाइन यहाँ से इंपॉर्टेंट होता है कि पहला जो हिंद यूनानी का भारत में आक्रमण हुआ था वो कौन था, डेमेट्रियस था जिसने आक्रमण किया था और इसने शाकल को अपनी क्या बनाई थी, राजधानी बनाई थी। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात जो था वो कौन था, मिनांडर हुआ था। तो जो हिंद यूनानी शासक में, जितने भी हिंद यूनानी शासक में अगर हम सबसे अगर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो मिनांडर जो था वो सबसे अधिक विख्यात था। इसकी राजधानी शाकल शिक्षा का जो थी वो क्या थी, प्रमुख केंद्र थी। मिनांडर ने नागसेन से या नागार्जुन जिन्हें कहा जाता है से बौद्ध धर्म की क्या की थी, दीक्षा प्राप्त की थी। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा किए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है जिसका नाम मिलिंद पन्हो अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स कि मिनांडर के प्रश्न और जो नागसेन थे या नागार्जुन थे उनके द्वारा दिए गए सभी उत्तर एक बुक के रूप में क्या है, बुक के रूप में संग्रहित किया गया है जिसका नाम मिलिंद पन्हो अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न भी है। अब अगर हम देखते हैं, हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। तो मतलब हिंद यूनानी भारत के पहले ऐसे शासक थे जिनके मतलब सिक्कों में क्या मिलता है, अंकन मिलता था। तो हम बता सकते थे कि कौन सा किस राजा का क्या है, ये सिक्का है। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानी ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। तो जो सबसे पहली बार सोने के सिक्के भारत में जारी किए गए थे वो किसके द्वारा किए गए थे, तो हिंद यूनानियों के द्वारा किए गए थे। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। तो हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई थी। तो अगर हम बात करते हैं पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में, तो कौन सी कला चलाई हिंद यूनानी शासकों ने, यूनान की प्राचीन, जिसे कौन सा आर्ट कहा जाता है, हेलेनिस्टिक आर्ट कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, कभी भी क्वेश्चन पूछे कि हेलेनिस्टिक आर्ट जो है वो किसके द्वारा लाया गया है, तो हिंद यूनानियों के द्वारा लाया गया है। और भारत में जो गंधार कला है इसका क्या है, हेलेनिस्टिक आर्ट का क्या है, ये बहुत उत्तम क्या है, उदाहरण है। यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन प्रारंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान दिया। चूंकि पर्दा यूनानियों की देन था इसलिए वह यवनिका के नाम से क्या हुआ था, प्रसिद्ध हुआ। अब अगर हम बात करते हैं तो यूनानियों के बाद जो आए थे दूसरे अगर यवन शासक आए तो उनका नाम क्या था, शक था। यूनानियों के बाद कौन आते हैं, शक आते हैं। शकों की 5 शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी, 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, तो दूसरी शाखा ने पंजाब, जिसे राजधानी कहाँ बनाई थी, तक्षशिला ने। तीसरी शाखा ने मथुरा और चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत और पांचवी शाखा ने ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया था।
इस तरीके से फ्रेंड्स अगर हम देखें तो पहली शाखा ने, क्योंकि शक शाखा जो थी वो 5 भागों में विभाजित थी, तो पहली शाखा ने राजधानी अफ़गानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब की तक्षशिला, तीसरी शाखा मथुरा, चौथी पश्चिम भारत और अगर 5वीं शाखा की बात करते हैं तो दक्कन क्षेत्र में क्या किया था, स्थापित किया था। और प्रथम शक जो राजा था उसका नाम क्या था, मो था। जो प्रथम शक राजा था उनका नाम क्या था, मो था। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में क्या किया, भारत आए थे। अब हम बात करते हैं अगर 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित किया और पराजित करने के बाद उन्हें बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो अगर हम बात करते हैं 58 ईसा पूर्व की, तो उज्जैन के राजा थे, उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने क्या किया था, शकों को पराजित किया। और जब शकों को पराजित किया तो कौन सी उपाधि ग्रहण की थी, विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। तो शकों के पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में से एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गया। तो 58 ईसा पूर्व में कौन सा संवत आता है, विक्रम संवत आता है। क्यों, क्योंकि शकों पर उन्होंने जीत हासिल की थी। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गया जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई है। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक मतलब अगर हम बात करते हैं गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की, तो सबसे अधिक विख्यात तो ये क्या थे, विक्रमादित्य थे, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस थे। अब हम बात करते हैं शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक क्या किया, शासन किया। तो अगर हमने 5 शाखाएं देखी थी, तो जिन्होंने पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने क्या किया था, सबसे ज़्यादा क्या किया था, सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। तो पश्चिम भारत में कौन सी शाखा कर रही थी, तो हमने देखा था चौथी शाखा जो थी, चौथी ब्रांच जो थी वो पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली सबसे लंबे समय तक किसी ने क्या किया था, शासन स्थापित किया था। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफ़ी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के क्या किए, जारी किए। तो किसने जारी किए थे, भारी संख्या में शकों ने। शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो शकों का जो अगर हम बात करते हैं सबसे प्रतापी शासक, तो रुद्रदमन प्रथम था, जिसका शासन 130 से 150 ईस्वी गुजरात के बड़े भाग पर था। इसने काठियावाड़ की अर्धशुष्क सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। तो जो सुदर्शन झील किसके द्वारा निर्मित करवाई गई थी, मौर्यों के द्वारा। इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था, तो शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। रुद्रदामन जो था वो संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख, गिरनार अभिलेख जारी किया। तो संस्कृत भाषा का जो शक था वो संस्कृत भाषा का बड़ा प्रेमी था और उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जो गिरनार का अभिलेख है उसको क्या किया था, जारी किया था। इसके पहले भी सभी अभिलेख और इसके पहले के जो जितने भी अभिलेख अगर आप देखेंगे तो वो कौन सी भाषा में थे, प्राकृत भाषा में थे। रुद्रदमन ने जो अभी गिरनार अभिलेख लिखवाया था वो कौन सी लैंग्वेज में था, संस्कृत लैंग्वेज में था। पार्थाई, पार्थियाई या पल्लव। अब शक के बाद कौन आए, पार्थियाई, या जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं, पल्लव के नाम से। तो पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का आधिपत्य हुआ। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा कौन थे, गोंडो फर्निस था। गोंडो फर्निस था। इसी के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। पार्थियाई लोगों का जो मूल स्थान है वो कौन सा है, ईरान है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने देखा कि किस तरीके से भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारी आए थे। तो जिनमें क्रम कैसा था, हिंद यूनानी था। हिंद यूनानी के बाद शक आए, शक के बाद अभी हमने पल्लव पढ़ा। अब हम आखिरी पढ़ेंगे किसके बारे में, कुषाण के बारे में। तो अगर हम कुषाण के बारे में देखते हैं तो पल्लव के बाद कुषाण आए जो यूची एवं तोखरी भी कहलाते थे। तो यूची और तोखरी कौन कहलाता था, कुषाण वंशीय लोग कहलाते थे। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बटा गया था। उन्हीं में एक कुल जो था वो कौन सा था, कुषाण था। तो यूची और तोखरी कौन कहलाते थे, यूची और तोखरी कुषाण कहलाते थे। और यूची नामक एक कबीला था जो 5 कुलों में बटा था, उसी में से एक जो था वो कौन था, कुषाण था। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे, कुजुल कडफिसेस थे। जो कुषाण वंश के संस्थापक थे वो कौन थे, कुजुल कडफिसेस थे। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा, अगर हम कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा की बात करें तो कौन थे, राजा कनिष्क थे। और अगर हम बात करते हैं कुषाण वंश के संस्थापक के बारे में तो कौन थे, कुजुल कडफिसेस। इनकी राजधानी पुरुषपुर या क्या थी, पेशावर थी। तो कुषाणों की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी और कुषाणों की द्वितीय राजधानी जो थी वो कौन सी थी, मथुरा थी। तो पहली राजधानी पुरुषपुर या पेशावर और दूसरी राजधानी जो थी कौन सी थी, वो मथुरा थी। अब अगर हम देखते हैं तो कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय एक संवत चलाया जो कौन सा संवत चलाया, शक संवत कहलाया। और हमने देखा था कि विक्रम संवत जो था वो 58 ईसा पूर्व में चला था और अभी शक संवत कब चल रहा है, 78 ईस्वी में चल रहा है, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो आज जो हम कैलेंडर देखते हैं वो कौन से संवत में है, तो वो शक संवत में है। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में। तो जो बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी, कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी।
कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का क्या था, अनुयायी था। तो कनिष्क जो थे वो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के क्या थे, अनुयायी थे। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। तो मतलब अगर हम बात करते हैं कुषाण शासकों की, तो उन्होंने भारी संख्याओं में स्वर्ण मुद्रा जारी की थी। कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था। तो चरक जो थे वो किसके राजवैद्य थे, तो वो किसके थे, कनिष्क थे, जिन्होंने कौन सी पुस्तक की रचना की थी, चरक संहिता की थी। महाविभास सूत्र के रचनाकार कौन है, वसुमित्र है। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा गया है। तो महाविभास सूत्र के, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, कि महाविभास सूत्र के रचनाकार का क्या नाम है, वसुमित्र है। महाविभास सूत्र के रचनाकार का नाम वसुमित्र है, और इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। इसे ही बौद्ध धर्म का क्या कहा जाता है, विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित की रचना की थी। तो हमने दो पुस्तकों को देखा, जो महाविभास सूत्र के रचनाकार कौन है, वसुमित्र हैं, और इसी पुस्तक को क्या कहा जाता है, बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। और कनिष्क के राजकवि जो थे अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण किसे कहा जाता है, बुद्ध चरित को कहा जाता है। तो अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित की क्या की थी, रचना करी थी। वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संरक्ष भी कनिष्क के दरबार की विभूति थे। तो मतलब कौन कौन इनके दरबार में था, वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संरक्ष। अब भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। तो भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है, नागार्जुन को कहा जाता है। और इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र है। तो नागार्जुन की पुस्तक का क्या नाम है, माध्यमिक सूत्र। और भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, नागार्जुन को कहा जाता है। कनिष्क की जो मृत्यु है वो कब हुई थी, 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक जो था वो कौन था, वासुदेव था। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों को चीनियों से मिली। तो कुषाण राजा क्या कहलाते थे, देवपुत्र कहलाते थे। और ये उपाधि उनको किसके द्वारा प्राप्त हुई थी, तो चीनियों के द्वारा प्राप्त हुई थी। गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। तो कनिष्क के शासनकाल में ही गांधार शैली और मथुरा शैली का क्या हुआ था, विकास हुआ था। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। तो रेशम मार्ग में जो नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध जो थे वो कौन से शासक थे, कुषाण शासक थे। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने अपना जो 19 टॉपिक्स थे जो किससे रिलेटेड था, कुषाण से रिलेटेड था, उसको कंप्लीट किया। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम गुप्त साम्राज्य का जो उदय था वो कौन सी शताब्दी में हुआ, तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। तो गुप्त साम्राज्य का जो उदय है वो तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्री गुप्त थे। 240 से 280 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, 240 से 280 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, श्री गुप्त था। श्री गुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ, घटोत्कच हुआ, जिनका कार्यकाल 280 से 320 ईस्वी हुआ। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट शासक जो था वो कौन, वो चंद्रगुप्त प्रथम थे। तो जो गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था, यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से क्या किया था, विवाह किया। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो अगर हम गुप्त साम्राज्य की बात करते हैं तो इसमें जो सबसे प्रमुख राजा थे उनका नाम क्या था, चंद्रगुप्त प्रथम था। और चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से क्या किया था, विवाह किया, और इसने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी। गुप्त संवत जो है वो 319-320 ईस्वी की में आया। और गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी, चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ, चंद्रगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी हुआ था वो समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यवर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को क्या करा था, पराजित किया था। तो आर्यवर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को किसने पराजित किया, समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। और इन्हीं विजयों के कारण इसे समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि, जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे वो कौन थे, हरिसेन थे। तो समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे वो कौन थे, हरिसेन थे, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की क्या की थी, रचना की थी। तो समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे वो हरिसेन थे, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की क्या की थी, रचना की थी। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त जो थे वो विष्णु के उपासक थे। समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की थी। तो किसकी उपाधि ग्रहण की थी, अश्वमेधकर्ता की। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाए जाने से लगाया जाता है। समुद्रगुप्त ने विक्रमांक की उपाधि ग्रहण की थी, तो इसे कविराज भी कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, कविराज भी कहा जाता है। और समुद्रगुप्त के जो उत्तराधिकारी हुए उनका नाम क्या था, तो उनका नाम चंद्रगुप्त द्वितीय था।
जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान जो थे वो भारत आए थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान जो थे वो कहाँ आए थे? भारत आए थे। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के क्या चलाए थे? सिक्के चलाए थे। तो शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो उत्तराधिकारी हुआ उसका नाम क्या था? कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त, जिनका कार्यकाल जो था वो 415 ईस्वी से 454 ईस्वी तक हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो किसने करवाई थी? कुमारगुप्त ने ही करवाई थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो किसने करवाई थी? कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी थे। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? स्कंदगुप्त हुआ। तो कुमारगुप्त के बाद प्रथम के बाद कौन आते हैं? स्कंदगुप्त, जिनका कार्यकाल 455 ईस्वी से लेकर के 467 ईस्वी तक हुआ। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। तो स्कंदगुप्त ने क्या करवाया था? गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का क्या करवाया था? पुनरुद्धार करवाया था। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का क्या बनाया था? गवर्नर बनाया था। तो पर्णदत्त को क्या बनाया था? सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हूणों का आक्रमण शुरू हुआ। तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हम हूणों का आक्रमण देखते हैं। और अंतिम गुप्त शासक जो थे वो कौन थे? विष्णुगुप्त। तो अंतिम जो गुप्त शासक थे वो कौन थे? विष्णुगुप्त थे। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई जो थी वो कौन सी थी? तो सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति थी जिसके शासक उपरिक कहलाते थे। तो सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी जिसके शासक को गोपना कहा जाता था, और दूसरी प्रादेशिक इकाई जो थी वो भुक्ति थी जिसके शासकों को उपरिक कहलाते थे। भुक्ति के नीचे जो होते थे वो कौन होते थे? विषय होते थे। विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी जिसके प्रमुख जो होते थे वो कौन होते थे? विषयपति कहलाते थे। पुलिस विभाग का जो मुख्य अधिकारी होता था उसे क्या कहा जाता था? दंडपाशिक कहलाता था। तो पुलिस विभाग का जो मुख्य अधिकारी था वो दंडपाशिक कहलाता था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। तो पुलिस विभाग के जो साधारण कर्मचारी थे उनको क्या कहा जाता था? चाट एवं भाट। और पुलिस विभाग का जो मुख्य अधिकारी होता था उसको क्या कहा जाता था? दंडपाशिक कहा जाता था। प्रशासन की जो सबसे बड़ी इकाई थी हमने देखा गुप्त साम्राज्य में, वो कौन सी थी? तो वो देश थी। लेकिन अगर हम बात करते हैं सबसे छोटी इकाई की तो वो कौन सी थी? वो ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया जो होता था वो ग्रामीक कहलाता था, एवं अन्य सदस्य क्या कहलाते थे? महत्तर कहलाते थे। तो अन्य सदस्य क्या कहलाते थे? महत्तर कहे जाते थे। ग्राम समूहों की जो सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? तो ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेठ कहा जाता था। गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख मिलता है। तो कुमारगुप्त के कौन से ताम्रपत्र में? दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों की क्रियाकलापों का, मतलब जिस तरीके से भूमि बेची जाती थी उस तरह के नियम या क्रियाओं का क्या मिलता है? हमको उल्लेख मिलता है। भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। तो भूमि कितने प्रकार की होती थी? उनकी जिस तरीके से उपयोगिता होती थी उस हिसाब से 5 भागों में क्या किया गया था? बांटा गया था। तो पहली भूमि जो है वो क्या कहलाती थी? क्षेत्र। और क्षेत्र कैसी भूमि होती थी? कृषि करने योग्य भूमि होती थी। दूसरी वास्तु, जिसमें हम वास करने योग्य भूमि को क्या कहा जाता था? वास्तु भूमि। चारागाह भूमि, पशुओं के चारा योग्य भूमि। सिल, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी उसको क्या कहा जाता था? सिल कहा जाता था। और ऐसी भूमि जो जंगली होती थी उसको क्या कहा जाता था? अप्रहत कहा जाता था। अप्रहत कहा जाता था। अब गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में हम देख लेते हैं कि गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से थे। तो विष्णु मंदिर, जो अगर हम देखें विष्णु मंदिर जो कि कहाँ है? तिगवा, जबलपुर, मध्य प्रदेश में। शिव मंदिर भूमरा, नागौद, मध्य प्रदेश, जो सतना में है। पार्वती का मंदिर नचना कुठार, जो मध्य प्रदेश में है। फिर दशावतार मंदिर जो है वो देवगढ़, ललितपुर, उत्तर प्रदेश में है। शिव मंदिर कहाँ पे है? खोह, नागौद, मध्य प्रदेश में। भीतर गांव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर जो है वो भीतर गांव, कानपुर, उत्तर प्रदेश में है। तो इस तरीके से हमने गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर पढ़ा। कभी कभी फ्रेंड्स ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है कि तिगवा में कौन से भगवान का मंदिर बना हुआ है, तो हमें ये भी जानना चाहिए कि तिगवा में विष्णु मंदिर बना हुआ है, भूमरा में शिव मंदिर है, नचना कुठार जो मध्य प्रदेश में है वहां पे पार्वती मंदिर है। और इस तरीके से क्वेश्चंस कभी पूछ देता है। अब हम देखते हैं सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का क्या होता था? प्रयोग होता था। तो ये पुराने क्या होते थे? यंत्र हैं। तो सिंचाई के लिए जो रहट या घंटी यंत्र का क्या होता था? प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को क्या कहा जाता था? ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। तो महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र गुप्त काल में कौन सा था? तो उज्जैन हुआ करता था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। तो सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं किसके द्वारा जारी की गई? तो गुप्त राजाओं के द्वारा की गई। और इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में क्या कहा गया है? दीनार कहा गया। तो स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा गया है? गुप्त काल में दीनार कहा गया है।
कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है। तो कायस्थों का जो हमको वर्णन मिलता है वो कौन सी स्मृति में मिलता है? याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन जो जाति के रूप में अगर हम कायस्थों का वर्णन देखते हैं तो ओशनम स्मृति से मिलता है। विंध्य जंगल में शबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। तो विंध्य शबर जाति के लोग क्या करते हैं? अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते हैं। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण जो है वो कब मिला था? 510 ईस्वी में के भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से मिलता है। तो सती प्रथा का प्रमाण हमको हमें भी पता है कि एरड़ अभिलेख से मिलता है। और किसके मतलब कौन एरड़ अभिलेख को किसने लिखवाया था? तो ये भानुगुप्त, उस वक्त शासन जो था वो भानुगुप्त का था, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का क्या है? उल्लेख है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? गणिका कहा जाता था। वृद्ध वेश्याओं की कुटनी कहा जाता था। तो जो वृद्ध वेश्या होती थी उनको क्या कहा जाता था? तो उनको कुटनी कहा जाता था। अब हम देखें तो अगर गुप्त सम्राट जो वैष्णव धर्म के क्या थे? अनुयायी थे और उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। विष्णु का वाहन गरुण जो था वो अगर हम बात करते हैं तो गुप्तों का क्या था? राज चिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष जो हमें मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? देवगढ़ से मिलते हैं। जो देवगढ़ में दशावतार मंदिर है वो, और ये जो देवगढ़ है वो कहाँ कौन सी नदी के तट पर है? तो बेतवा नदी के तट पर है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, जिसमें गुफा संख्या 16 एवं 17 ही गुप्तकालीन है। तो अगर हम बात करते हैं जो एलोरा की गुफाएं हैं जिसमें टोटल कितनी गुफाएं हैं? सॉरी, अजंता की जो गुफाएं हैं वहाँ पे कितनी गुफाएं हैं? 29 गुफाएं हैं। और उन 29 गुफाओं में बची हुई कितनी है? 6। लेकिन अगर हम क्रमांक देखते हैं 16 और 17वां, वो कौन सा है? वो गुप्तकालीन क्या है? गुप्तकालीन गुफाएं हैं। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र जो है वो प्रशंसनीय है। तो अगर हम संख्या 16 को देखते हैं तो उसमें मरणासन राजकुमारी का चित्र हमको देखने को मिलता है जो कि क्या है? प्रशंसनीय है। और गुफा नंबर 17 की बात करें तो गुफा 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। तो अगर हमने क्या बात की कि 16 और 17 जो गुफा है वो क्या अजंता की गुफाओं में वही गुप्तकालीन है। और 16वें में राजकुमारी मरणासन का चित्र है और 17वें के चित्र को क्या कहा गया है? चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाविनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से क्या है? संबंधित है। तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से तो संबंधित है, लेकिन कौन सी शाखा से? महायान शाखा से। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा जो है वो कौन सी गुफा है? बाघ की गुफा, जो कि कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में धार में है। तो और तो जो जिला धार मध्य प्रदेश नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई है। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि जो थे वो कौन थे? कालिदास थे। तो किसके शासनकाल में थे? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि जो थे वो कौन थे? कालिदास थे। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाला आयुर्वेदाचार्य जो थे वो कौन थे? धन्वंतरी थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले जो आयुर्वेदाचार्य थे वो कौन थे? धन्वंतरी थे। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत में लिखी गई है, को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। तो गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? पंचतंत्र लिखी गई है, जो कि संसार का सबसे सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबल के बाद इसका स्थान क्या है? दूसरा है। इसे 5 भागों में बांटा गया है: मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रणाश और अपरीक्षा कारित्व। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम या एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। इसी में सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करती है? घूमती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले प्रमुख विद्वान वराहमिहिर, धन्वंतरी और ब्रह्मगुप्त आदि थे। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई और इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का हमको क्या मिलता है? देखने को उल्लेख मिलता है। संस्कृत गुप्त राजाओं की कौन सी भाषा थी? शासकीय भाषा थी। तो शासकीय भाषा किसकी? संस्कृत जो थी वो गुप्त राजाओं की कैसी भाषा थी? शासकीय भाषा थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपयका कहा जाता था। तो हमने पढ़ा था कि सोने के सिक्कों को दिनार कहते थे और चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता है? रुपयका कहा जाता है। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन और बृहस्पति स्मृतियों की रचना किसमें हुई है? गुप्त काल में हुई है। तो याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन और बृहस्पति स्मृतियों की रचना कौन से काल में हुई है? गुप्त काल में हुई है। मंदिर बनाने की कला का जन्म जो हुआ है, तो वो मंदिर बनाने की कला का जो जन्म है वो गुप्त काल में हुआ है। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास भी जो हुआ है वो कब हुआ है? गुप्त काल में हुआ है। गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। भास के 13 नाटक इसी काल के हैं। तो भास के जो नाटक है, भास ने जो नाटक प्रस्तुत किया था वो किस काल का है? गुप्त काल का है। शूद्रक का लिखा नाटक मृच्छकटिकम या माटी की खिलौना गाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वैश्या का प्रेम वर्णित है, प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। तो जो शूद्रक ने नाटक लिखा मृच्छकटिकम, वो भी किससे संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित है। कालिदास द्वारा लिखित अभिज्ञान शकुंतलम प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ।
है ना? तो कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम किससे रिलेटेड है? राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा से। प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ। ऐसी ही एक दूसरी रचना जो है वो कौन-सी है? भगवत गीता है, जिसका क्या हुआ था? जिसका भी ट्रांसलेशन किया गया है। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने किसके बारे में पढ़ा? गुप्त काल के बारे में पढ़ा। गुप्त काल के बाद जो वंश आता है वो कौन-सा वंश है? पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश है। ये जो टॉपिक है ये हमारे लूसेंट में टॉपिक नंबर 21 है जो एंशिएंट हिस्ट्री में दिया हुआ है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ उसमें कौन थे? मैत्रक थे, मौखरी थे, पुष्यभूति थे, परवर्ती गुप्त और गौड़ प्रमुख हैं। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य क्या किया था? स्थापित किया था। और पुष्यभूति वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? पुष्यभूति था और इनकी राजधानी थानेश्वर जो कि कहाँ पे है? हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। तो प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था। तो अगर हम बात कर रहे हैं पुष्यभूति वंश का संस्थापक तो पुष्यभूति था, लेकिन प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था। मतलब इस वंश को स्वतंत्रता किसने दिलवाई? तो वो कौन थे? प्रभाकर वर्धन थे। तथा प्रथम प्रभावशाली शासक जिसने परम भट्टारक और महाराजा धीराज जैसे सम्मानजनक उपाधियां धारण की थी। तो हमने बात किया स्थापना पुष्यभूत ने, लेकिन अगर हम बात करें कि पहला प्रभावशाली शासक और जिसने पुष्यभूति वंश को या वर्धन वंश को क्या दिलाई? स्वतंत्रता दिलाई, तो वो कौन था? प्रभाकर वर्धन था। अब प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई। तो अगर हम बात करते हैं प्रभाकर वर्धन की तो इनके 2 पुत्र थे जिनका नाम राज्यवर्धन और हर्षवर्धन था और एक कन्या थी जिनका नाम क्या था? राजश्री। राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ। तो कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा से किसका विवाह हो जाता है? राजश्री का विवाह हो जाता है। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी, मतलब उनकी बेटी के पति की क्या कर दी? हत्या कर दी। कन्नौज के मौखरी राजा से किसका विवाह हुआ था? राजश्री का। तो मालवा के शासक जो थे देवगुप्त, मालवा के शासक कौन थे? देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की क्या कर दी? हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राजवर्धन ने देवगुप्त को क्या कर दिया? मार डाला। राजवर्धन कौन थे? भाई थे राजश्री के, तो उन्होंने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखा देकर राजवर्धन की क्या कर दी? हत्या कर दी। अब ये जो शशांक था ये कौन से वंश से था? तो शशांक जो था वो शैव धर्म का अनुयायी था और ये गौड़ वंश से था। इसने बोधि वृक्ष को क्या किया था? कटवा दिया था। तो जो बौद्ध धर्म का जो जहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस वृक्ष को क्या करा था? कटवा दिया था। राजवर्धन की मृत्यु के बाद, क्योंकि राजवर्धन की मृत्यु किसने की? शशांक ने की। तो राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को शिलादित्य नाम से भी जाना जाता है। इसने परम भट्टारक नरेश की क्या की थी? उपाधि ली थी। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की क्या हुई? पराजय हुई। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है फ्रेंड कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का क्या हुआ था? नर्मदा नदी के तट पर क्या हुआ? युद्ध होता है और जिसमें हर्ष की क्या हो जाती है? पराजय हो जाती है। अब एक नोट देखिए, ह्वेन-सांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा गया है। तो ह्वेन-सांग को यात्रियों में क्या कहा गया है? राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा गया है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। तो जो ह्वेन-सांग था वो किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में भी क्या था? भारत आया हुआ था। हर्ष 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 ईस्वी एवं 645 ईस्वी में 2 चीन दूत उनके दरबार में आए। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। तो कश्मीर के शासक से बुद्ध के दांतों के अवशेष को क्या किया था? बलपूर्वक क्या किया था? प्राप्त किया था। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। तो हर्ष के जो पूर्वज थे भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी उसे अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री ह्वेन-सांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजाश्रय प्रदान किया और वह पूर्ण बौद्ध बन गया। तो हर्षवर्धन फिर क्या हो गए थे? पूर्ण बौद्ध धर्म को अपना लिया था। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। तो जो नालंदा था ना महाविहार, वो महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का जो था वो मुख्य केंद्र हुआ करता था। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। तो महामोक्ष परिषद किसके समय में किया जाता था आयोजित? हर्ष के समय में। ह्वेन-सांग स्वयं छठे समारोह में सम्मिलित हुए थे। कौन से समारोह में? छठे समारोह में। बाड़े भट्ट जो थे वो हर्ष के क्या थे? दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी पुस्तक की क्या की है? रचना की है। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागंदा जो कि क्या है? 3 संस्कृत क्या है? नाटक हैं। ग्रंथों की रचना किसने की थी? हर्ष ने की थी। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक क्या किए थे? लिखे थे। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है, लेकिन वह ना तो कट्टर हिंदू था और ना ही सारे
देश का ही शासक था। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज और अथवा महासामंत कहे जाते थे। तो जो हर्ष के नीचे मतलब जो शासन करते थे उनको महाराज या क्या कहा जाता था, महासामंत कहा जाता था। हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। तो मंत्री परिषद के मंत्री को क्या कहा जाता था, या तो सचिव या अमात्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था और प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक राज्य स्थानीय उपरिक या राष्ट्रीय कहलाता था। हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है। तो प्रांतीय शासक के लिए हर्षचरित अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे प्रांतीय शासक के लिए जो शब्द यूज किया गया है वो क्या है, लोकपाल शब्द इस्तेमाल किया गया है। भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था। जिले की संज्ञा थी विषय, जिसका प्रधान विषयपति होता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक होते थे। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन का प्रधान जो था वो कौन था, ग्रामशपटलिक कहा जाता था। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा जाता था, सेम जैसा कि हमने पढ़ा था किस काल में, गुप्त काल में। दंड पाशिक तथा दांडिक पुलिस विभाग के क्या होते थे, अधिकारी होते थे। हर्षचरित के अनुसार हर्ष की मंत्री परिषद में अगर हम देखें तो भंडी होता था, जो कि क्या होता था, प्रधान सचिव होता था। हमें पता है सचिव किसको कहा जाता था, मंत्री परिषद को। सिंहनाद कौन होता था, प्रधान सेनापति होता था। कुंतल किसको कहा जाता था, अश्वसेना का प्रधान। और स्कंदगुप्त किसको कहा जाता था, गज सेना के प्रमुख को कहा जाता था। और अगर देखें तो अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत और या महाबलाधिकृत कहा जाता था। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र, जल पंप का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए क्या था, प्रसिद्ध था। तो सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए कौन प्रसिद्ध था, मथुरा प्रसिद्ध था। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने अभी लूसेंट के 21 टॉपिक्स क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो अगर आपको ये सेशंस अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।